हेलो डियर्स, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे सोइल साइंस। सोइल साइंस में अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉब्लमेटिक सोइल। बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एसिडिक सोइल, अम्लीय मृदाएं। अम्लीय मृदाओं में हमने देख लिया था कि पीएच मान कितना होता है। अम्लीय मृदाएं सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में होती है, ठीक है ना, जहां पर अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र थे हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, ठीक है। तो जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर मृदाएं कौन सी होती है, तो वहां पर मृदाएं कौन सी होती है, अम्लीय मृदाएं। बेसिक हमने एसिडिक सोइल का बेसिक जो है इसका बेस वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपन देखेंगे और आज का टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। यहां से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है और मैं आपको वो विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आईसीआर जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक होगा हमारा कि अम्लीय मृदा किन किन कारणों से बनती है। कारण हमें जानना बेहद जरूरी है कि अम्लीय मृदा बन तो गई कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो वो 7 से जो कम हुआ पीएच वो किन कारणों से हुआ और वो अम्लीय मृदा जानी गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा इसका हमारा कि अम्लीय मृदाओं का सुधार। अब अम्लीय मृदा हो तो गई लेकिन अब उसका हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो आज का सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, अम्लीय मृदाओं का सुधार। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें एक क्वेश्चन बनता है अपना कि अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो सीधा सीधा सा ध्यान रखना, ए बराबर ए। इसका जो ये ट्रिक है ये इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताई थी। ए बराबर ए से हमने क्या लिया था कि जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर मृदाएं कौन सी होती है, अम्लीय मृदाएं। एक तो हमने देखा था और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ऐसे हो गया अधिक वर्षा, ऐसे क्या हो गया प्यारे बच्चों, अधिक वर्षा, और ऐसे क्या हो गया, अम्लीय मृदा। क्या हो गया था, अम्लीय मृदा। अब देखिए ए बराबर है, दूसरा पॉइंट निकल कर आएगा यहां से कि अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ऑक्जिलोफाइट। ऑक्जिलोफाइट, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑक्जिलोफाइट। ये क्या हो गया, अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ऑक्जिलोफाइट। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ए बराबर ऐसे 2 पॉइंट बन गए। तीसरा बनता है यहां पर, पहले ही मैं बता देता हूं कि अम्लीय मृदाओं में सुगमता से किस फल की खेती की जाती है। ये भी यहां पर ए बराबर है, इसके 3 पॉइंट बनते, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। तो अमरूद की खेती की जाती है, किसकी की जाती है प्यारे बच्चों, अमरूद की। तो देखो ए और यहां पर तो अम्लीय है ही, ठीक है ना। अधिक अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधे ऑक्जिलोफाइट हो गया। अम्लीय मृदाओं में सुगमता से जिसकी खेती की जाती है वो फल कौन सा है, अमरूद। अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या है, सीडियम गोवा जावा। सीडियो से कहां जाएंगे, गोवा जाएंगे और क्या खाएंगे, अमरूद खाएंगे। इसका कुल क्या है, कुल मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो इसका कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे कि अमरूद का कुल क्या है। दोस्तों ये फल है ना, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक पूछा हुआ है एमपीयूएटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एमपीयूएटी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कहां पर है, उदयपुर में। तो एमपीयूएटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 में पूछा हुआ है। तो देख सकते हो अमरूद कितना मोस्ट इंपोर्टेंट फल है कि यहां से 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए बराबर ऐसे हमने 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए, ऐसे अम्लीय वर्षा, अम्लीय मृदा, ऑक्जिलोफाइट और अमरूद। डाउट क्लियर। अब चलते हैं अपने पॉइंट, जो अपना आज का टॉपिक है वो देखिए, और वो है अम्लीय मृदा बनने के कारण। अम्लीय मृदा किन किन कारणों से बनती है। तो देखिए दोस्तों, नोट्स बनाते हुए चलिए, अम्लीय मृदा बनने के कारण कि किन किन कारणों से अम्लीय मृदा बनती है। तो फर्स्ट फैक्टर इसका होता है यहां पर पैतृक पदार्थ। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे इसका, पैतृक पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं, पेरेंटियल मेटेरियल। पेरेंटियल मेटेरियल, पैतृक पदार्थ। अब दोस्तों पैतृक पदार्थ क्या होता है, तो सीधा सीधा सा ध्यान रखना, पैसे पैतृक पदार्थ, उस पैसे पत्थर,
पैसे पैतृक पदार्थ और पैसे हो जाएगा पत्थर। अब पत्थर कौन से हैं? दो है, एक तो ग्रेनाइट और एक होता है रायोलाइट। एक तो ग्रेनाइट हो गया, एक हो गया रायोलाइट। ये दो चट्टानें होती है। क्या होती है दोस्तों? ये दोनों चट्टानें होती है। ग्रेनाइट, आपने ग्रेनाइट पत्थर का तो नाम सुना होगा, बिछावन में बिछाते हैं, मतलब आंगन में, ठीक है ना। एक रायोलाइट, ये दोनों पत्थर है। क्या है? दोनों चट्टानें हैं। ये दोनों चट्टानें किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की चट्टानें होती है। अब जब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो मृदा बनती है वो चट्टानों के अपघटन से भी देखा था, तो यहां पर इन दोनों चट्टानों का क्या होगा? अपघटन होगा। अपघटन से छोटे टुकड़े बनेंगे, उन टुकड़ों से धीरे 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 फिर किस सॉइल का निर्माण होगा? अम्लीय मृदा। क्योंकि ये दोनों चट्टानें किस प्रकृति की है? अम्लीय प्रकृति की क्या है ये दोनों चट्टानें। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है, देखिए कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टानों से क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है, इसलिए क्या कह दिया? पेट्रोलॉजी कह दिया। अब पेट्रोलॉजी ये किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? लॉजी। तो किसी भी शब्द के अंत में लॉजी, लोगस, नोमी, नोमस इत्यादि शब्द आ जाए, वो किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए ग्रेनाइट और रायोलाइट, यहां पर दो प्रकार की चट्टानें बनती है। कितनी प्रकार की? दो चट्टानें। अब इन चट्टानों से है ना, इन चट्टानों से फिर खनिज पदार्थ निकलते हैं। कौन से? एक तो सिलिका, एक तो सिलिका, सिलिका को क्या कहते हैं? SiO2। और एक क्वार्ट्ज, एक तो सिलिका निकलती है और एक क्वार्ट्ज निकलता है। ये दोनों क्या है? खनिज पदार्थ। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? खनिज पदार्थ। अब इन दोनों का अपघटन होगा। अपघटन से कौन से खनिज पदार्थ निकलेंगे? दो, सिलिका और क्वार्ट्ज। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब सिलिका और क्वार्ट्ज की क्रिया होगी किससे? जल से होगी। किससे होगी? जल से होगी। इन दोनों की क्रिया किससे होगी? जल से। तो देखते हैं कि ग्रेनाइट प्लस रायोलाइट, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ग्रेनाइट प्लस रायोलाइट, इन दोनों को क्या होगा? यहां पर अपघटन होगा, दोनों का डीकंपोजिशन होगा, और डीकंपोजिशन से सिलिका और क्वार्ट्ज बन जाएगी। क्या बन गई प्यारे बच्चों? यहां पर सिलिका और क्वार्ट्ज, सिलिका और क्वार्ट्ज। अब सिलिका और क्वार्ट्ज देखो, ग्रेनाइट और रायोलाइट दोनों का क्या हुआ? अपघटन। अपघटन से कौन से खनिज पदार्थ बन गए? सिलिका और क्वार्ट्ज। अब इन दोनों की क्रिया होगी किसमें? जल में। किसमें होगी? जल से क्रिया होगी, तो क्या बन जाएगा? सिलिसिक अम्ल। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? सिलिसिक अम्ल, सिलिसिक एसिड। ये क्लियर? इस लाइन में पूरा पेरेंटियल मैटेरियल आ गया। यदि ये लाइन आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब पेरेंटियल मैटेरियल आपको समझ में आ गया। ग्रेनाइट रायोलाइट का क्या हुआ? अपघटन हुआ। अपघटन से दो खनिज पदार्थ बने, सिलिका और क्वार्ट्ज। सिलिका और क्वार्ट्ज की जल से क्या करेंगे? अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो कौन सा एसिड निकल कर आएगा? सिलिसिक अम्ल। अब देखो यहां पर अम्ल निकल कर आया, तो इसका मतलब प्रकृति कैसी होगी मृदा की? अम्लीय प्रकृति। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट देखिए यहां पर, सेकंड पॉइंट हमारा क्षारीय तत्वों की कमी। क्षारीय तत्वों की कमी, क्षारीय तत्वों की कमी। लेस ऑफ बेस एलिमेंट्स, क्या कह देंगे इसको? लेस ऑफ बेस एलिमेंट्स। इंग्लिश में क्या कह दिया? लेस ऑफ बेस एलिमेंट्स। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यदि अम्लीय मृदा में क्षारीय तत्वों की कमी होगी तो इसका मतलब अम्लीय मृदा कैसी बनेगी? और ज्यादा अम्लीय बनेगी। और क्षारीय प्रकृति की मृदा है तो क्षारीय तत्वों की कमी होगी तो मृदा धीरे धीरे कैसी बनती जाएगी? क्षारीय प्रकृति की। अब यहां पर अपन देखते हैं कि तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये मोस्टली है जो किस प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। यदि ये तत्व सभी इस मृदा में उपस्थित होंगे तो इस मृदा की प्रकृति कभी भी खराब नहीं होगी। ओके। थर्ड पॉइंट हमारा अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग।
अब प्यारे बच्चों, अम्लीय प्रकृति की क्या है? मृदा। और अम्लीय प्रकृति की मृदा में अम्लीय प्रकृति के यदि उर्वरक डालेंगे तो क्या उसकी दशा खराब होगी या फिर सही होगी? तो सीधी सी बात है, अम्लीय प्रकृति की मृदा है, अम्लीय प्रकृति के उर्वरक डाल रहे तो खराब होगी क्या? उसकी प्रकृति सीधी सी क्या होगी? खराब होगी। एप्लीकेशन यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्लीकेशन यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एप्लीकेशन यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है कि अम्लीय प्रकृति की मृदा में अम्लीय प्रकृति के फर्टिलाइजर यदि यूज करेंगे तो इसकी जो नेचर है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। अब कौन कौन से हैं? तो अम्लीय प्रकृति के उर्वरक वो होंगे जिसमें पहला वर्ण क्या होगा? ए बराबर ए। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट सूत्र क्या हो जाएगा? NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, NH4SO4, ये इसको काफी बार 3 भी कह देते हैं, NH4SO4, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किस प्रकृति के उर्वरक है? अम्लीय प्रकृति के उर्वरक है। लास्ट है इसका पॉइंट, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था आपको कि जिस मृदा में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, यहां पर ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ज्यादा। इसमें क्या आएंगे? सूक्ष्म जीव कहां पर ज्यादा होंगे? जहां पर ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? ज्यादा होगा। कार्बनिक पदार्थ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कार्बनिक पदार्थ जितना ज्यादा होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ही अधिक होंगे, बोले तो सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? धीरे धीरे डीकंपोजिशन का काम करेंगे, अपघटन का काम करेंगे। धीरे धीरे डीकंपोजिशन से जो प्रकृति है मृदा की वो कैसी बनती जाएगी? अब सूक्ष्म जीव डीकंपोजिशन करेंगे तो क्या निकलेगा? अम्ल। ये एक विशेष प्रकार का अम्ल छोड़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, विशेष प्रकार का क्या छोड़ते हैं? एक अम्ल छोड़ते हैं, और उस अम्ल के कारण ही मृदा की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है? अम्लीय प्रकृति। ठीक है, तो ये थे मुख्य पॉइंट अम्लीय मृदा बनने के कारण। फर्स्ट है पैतृक पदार्थ, जिसमें ग्रेनाइट और राइलाइट अपघटन हुआ, सिलिका क्वार्ट्ज खनिज पदार्थ बन गए, जल के साथ क्रिया हुई तो सिलिसिक अम्ल बन गया। सेकंड पॉइंट था हमारा क्षारीय तत्वों की कमी, लेस ऑफ बेस एलिमेंट्स। वो कौन से पोषक तत्व है जो क्षारीय प्रकृति के हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसकी कमी किस मृदा में होती है? अम्लीय मृदा में। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। तो अम्लीय उर्वरक का प्रयोग अपन करते हैं वो कौन कौन से हैं? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फोर और लास्ट पॉइंट है इसका सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? डीकंपोजिशन का काम करते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार का एसिड छोड़ते हैं, और वो एसिड ही क्या करता है? मृदा की प्रकृति है उसको क्या कर देगा दोस्तों? खराब कर देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कर देगा? उसको खराब कर देगा, खराब कर देगा। अब आप भी क्या होगा? आप भी अपनी लाइफ को क्या कर दोगे? खराब कर दोगे। यदि रेगुलर स्टडी नहीं की प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने लेक्चर में बताया था आपको, रेगुलर स्टडी नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपके दिमाग में कोई चीज है तो प्लीज उसको निकाल दीजिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा, और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से तो बहुत ज्यादा हो चुकी है प्यारे बच्चों। आपको भी पता है जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत नहीं की सिलेक्शन नहीं होगा। पहले भी बताया था, सीटें कम है, फॉर्म ज्यादा अप्लाई होंगे, बहुत ज्यादा अप्लाई होंगे इस बार फॉर्म। ठीक है ना, तो बेरोजगारी बढ़ गई है प्यारे बच्चों। रेगुलर स्टडी करो यदि सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे अम्लीय मृदाएं। अब इनका क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इनका सुधार करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अम्लीय मृदा का लास्ट पॉइंट है सुधार, रिक्लेमिनेशन। सुधार को क्या कहते हैं? रिक्लेमिनेशन। अम्लीय मृदाओं का क्या करेंगे? सुधार करेंगे। अब यहां से सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है चूना पदार्थ। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? चूना पदार्थ। चूना पदार्थ
प्यारे बच्चों, जो चूना पदार्थ है, इस चूने पदार्थ से एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन आया था कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है। तो किससे किया जाता है? चूना पदार्थ से किया जाता है। और ये जेट 2009 में, ICR 2013 में, और MP मध्य प्रदेश में एक ऑफिसर की एग्जाम हुई थी, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, वहां पर भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। तो MP एग्रीकल्चर ऑफिसर की एक एग्जाम हुई थी मध्य प्रदेश में, वहां पर पूछा हुआ क्वेश्चन है ICR में और जेट में कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है। तो चूना पदार्थ से। किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? चूना पदार्थ से। अब देखो चूना क्या करेगा, चूना किस प्रकार अम्लीय प्रकृति की जो मृदा है उसका सुधार करेगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था आपको कि अम्लीय मृदाओं में किस तत्व की अधिकता होती है? H+ की, और OH- की क्या होती है? कमी। तो इसका मतलब किस तत्व को हमें कम करना है? H+ को हमें क्या करना होगा? कम करना होगा, तभी प्रकृति क्या होगी? इसकी सुधरेगी। तो क्या करेंगे? इस पर क्या डाल देंगे? चूना पदार्थ डाल देंगे। क्या डाल देंगे? चूना पदार्थ। और चूने पदार्थ का सूत्र क्या होता है? CaCO3। बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अम्लीय मृदा में H+ आयन की अधिकता हो जाती है, तो H+ आयन को कौन भगाएगा? कैल्शियम भगाएगा कि भाई साहब तू भाग जा, तेरा कोई काम नहीं है, तेरे को बहुत दिन हो गई, मृदा की प्रकृति को तूने बिगाड़ दिया, किसानों की हालत तूने खराब कर दी, ना फसल हो रही है, ना इससे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो तेरा कोई काम नहीं है, अब तू जा सकता है। अब यहां पर सिर्फ मेरा काम चलेगा, यहां पर सिर्फ मेरे ऑर्डर चलेंगे, और तू, यदि मैं आ गया तो तू यहां पर नहीं टिक सकता। तो कैल्शियम भाई साहब ने छोटे भाई साहब को भगा दिया। कैसे? देखो Ca यहां पर 2 है और ये केवल H1 है, तो इसके पास क्या है? भीड़ ज्यादा है, ये 2 है, H केवल 1 है, तो इसको भगा दिया। ठीक है, तो इसको भगा दिया तो सीधी सीधी सी बात है, यहां पर मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर चूना पदार्थ के 3 पॉइंट्स बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। सेकंड है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और तीसरा है चूना पदार्थ, जो अभी हमने बात की। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताइए, ये सूत्र यहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में कि बुझा हुआ कौन सा है, बिना बुझा हुआ कौन सा है। काफी बार तो जेट या ICR में सीधा क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, सुपरवाइजर में भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि बिना बुझा हुआ का सूत्र क्या होगा, बुझा हुआ का सूत्र क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, बुझा हुआ, अब बुझेगा किससे? किसी, मान लीजिए कहीं पर आग लग गई, तो अपन क्या डालेंगे उसमें? पेट्रोल थोड़ी डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो भाई वो ज्यादा लग जाएगी, वहां पर अपन पानी डालेंगे तो वो क्या होगी? बुझ गई, बुझ गई। तो इसका मतलब इस चूने पदार्थ में किसकी मात्रा अधिक है? पानी की। तो सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2। कोई डाउट? यहां पर देखो जल आ गया, H2O। यहां पर देखिए बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा, इसका मतलब यहां पर पानी नहीं है, ये बुझा हुआ नहीं है, ये जल रहा है, तो क्या हो गया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन से बनता है जल, हमेशा ध्यान रखना। बाकी शेष रह गया चूना पदार्थ CaCO3, CaCO3 क्या बन गया प्यारे बच्चों? CaCO3 क्या बन गया? CaCO3। ठीक है, अब देखिए, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और चूना पदार्थ, तीनों में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सूत्र में तो विशेषकर। बुझा हुआ इसका मतलब बुझ गया तो पानी से बुझाएंगे, OH आ जाएगा। बिना बुझा हुआ इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो CaO। बाकी शेष क्या रहेगा? चूना पदार्थ। अब इनके और भी नाम है जो काफी बार आपको ये नाम ना देकर आपको डायरेक्ट रासायनिक नाम दे देगा। तो देखो, क्यूइक लाइम, इसको तो क्या कहते हैं? क्यूइक लाइम, इसको कहते हैं स्लैक लाइम, और इसको क्या कहते हैं? लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को केसाल्ट भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? केसाल्ट। क्यूइक लाइम, क्यूइक लाइम, क्यूइक लाइम, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको स्लैक लाइम कहते हैं, स्लैक लाइम।
और इसको कहते हैं क्विकलाइन। ठीक है, अब सही है ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इनके रासायनिक नाम याद होने चाहिए कि बुझा हुआ चूने को अपन क्या कहते हैं, स्लैकलाइन, बिना बुझे हुए चूनों को कहते हैं क्विकलाइन, बाकी शेष रह गए चूना पदार्थ जिसको लाइमस्टोन और केसाल्ट भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो इसका सुधार था वो कौन सा था, चूना पदार्थ। यहीं से क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से पुटअप कर लेता है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा करते हैं, तो चूना पदार्थ से। सेकंड पॉइंट और यहां पर कुछ बनते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो वो देखिए सेकंड पॉइंट बनता है और वो है जल निकास। सेकंड कौन सा है, जल निकास, निकास ड्रेनेज, जिसे क्या कहते हैं, ड्रेनेज, ड्रेनेज जल निकास। निकास का मतलब एग्जिट जिसे अपन कहते हैं, काफी दरवाजे पर भी लिखा होता है एग्जिट, तो एग्जिट का मतलब है बाहर निकलना। ठीक है, तो यहां पर बाहर किसको निकालेंगे, जल को। अब यदि जल को यदि बाहर निकाल दिया तो H+, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, तो H+ अणु यदि बाहर निकल गया तो अम्लीय मृदा की प्रकृति तो अपने आप ही सुधर जाएगी। ठीक है ना, तो H+ आयन इसमें क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जल निकास के द्वारा भी हम अम्लीय प्रकृति की जो मृदा है उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर इसमें क्षारीय प्रकृति के उर्वरकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों अम्लीय प्रकृति की मृदा है तो क्षारीय प्रकृति के उर्वरक डालेंगे। कौन कौन से हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, ये सभी किस प्रकृति के उर्वरक है, क्षारीय प्रकृति के। अब इनको मृदा में डालेंगे तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बनता है इसमें पॉइंट बनता है कि जो अपन फसलें उगाते हैं वो कौन कौन सी उगानी चाहिए। ठीक है ना, तो फसलों के यहां पर अपन बात करेंगे। तो सर्वाधिक अम्लता सहन करने वाली फसल, सर्वाधिक अम्लता सहन करने वाली फसल, तो दोस्तों सबसे ज्यादा अम्ल सहन करने वाली फसलें कौन सी है, तो वो कौन कौन सी होगी बताइए, कौन सी होगी। एक तो है राई, एक है घास और एक बकव्हीट, बकव्हीट ये घास प्रकृति की होती है, राई, घास और बकव्हीट। दोस्तों घास, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि घास के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बताइए घास के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बच्चों घास के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी, स्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, घासों के अध्ययन को। किस भाषा का शब्द है, लॉजी आ गया तो ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। सेकंड पॉइंट बनता है मध्यम अम्लता सहन करने वाली फसलें, तो वो कौन कौन सी है, खाद्यान्न। खाद्यान्न फसलें अधिकतर है वो मध्यम अम्लता को सहन कर सकती है। लास्ट है सबसे कम सहन करने वाली फसलें कौन सी है, तो वो है सब्जियां, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल, सभी सब्जियां। अब दोस्तों सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलो मैं ही बता देता हूं, ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर। कल्चर आ गया तो किस भाषा का शब्द हो गया, लैटिन भाषा का। तो सर्वाधिक सहन अम्लता को सहन करने वाले राई, घास, बकव्हीट, मध्यम खाद्यान्न आ गई और कम जो सहन करने वाली वो सब्जियां आ गई। ठीक है, इसमें खासकर पालक, गाजर वगैरह आ जाती है, यहां पर जौ, गेहूं वगैरह आ जाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था मृदाओं का जो सुधार किया जाता है, अम्लीय मृदाओं का। फर्स्ट था चूना पदार्थ, सेकंड है जल निकास, ड्रेनेज, फिर है क्षारीय प्रकृति के उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, थर्ड है क्षारीय प्रकृति हो गई, जल निकास हो गया, चूना पदार्थ हो गया, फिर इसमें हो गया सर्वाधिक अम्लता सहन करने वाली, मध्य और कम सहन करने वाली फसलें। तो दोस्तों ये था अम्लीय मृदा, जो कि अम्लीय मृदा का लेक्चर है आज कंप्लीट हो चुका है। कल अपन पढ़ेंगे लवणीय क्षारीय मृदाएं, एल्केलाइन एंड सेलाइन सॉइल।
मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो दोस्तों ये अम्लीय मृदा वाला लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।